हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स जिसके और उसके अंतर्गत पढ़ेंगे रीड्स को। और ये पार्ट 2 है, ये वीडियो पार्ट 2 है और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें मैंने सारे 6 राइट्स जो हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और स्टेट पीसीस में इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ये रहती है कि ये आर्टिकल बेस्ड सवाल यहाँ से आते हैं, लेकिन हम इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि यूपीएससी में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कि क्या पढ़ना है हमें रीट्स में। तो सबसे पहले जानते हैं कि रीट्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये रीट 5 टाइप के होते हैं। पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडामस, तीसरा प्रोविजन, तीसरा सर्सियोररी, कोवारेंट टू, यानी कि हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जो कोवारेंटो होता है। तो इसमें क्या है और आगे देखते हैं। तो इसका सोर्स और स्कोप देखते हैं कि आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 हाई कोर्ट और अनुच्छेद 226 आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, इन दोनों को ये रीट जारी करने का अधिकार देता है। यानी कि इन दोनों अनुच्छेद के तहत रिस्पेक्टिवली आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट के तहत ये दोनों रीट जारी कर सकते हैं। और कौन से रीट जारी कर सकते हैं? तो ये 5 रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32, 226, तो ये दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को एम्पावर करता है। ओके, तो इसके कुछ बैकग्राउंड को समझते हैं कि ये अनुच्छेद संसद जो हमारे देश में है, संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी ये रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। ओके, द पार्लियामेंट एम्पावर्स एनी अदर कोर्ट, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू दिस राइट्स, बट सिंस नाउ, अभी तक क्या हुआ है कि नो सच प्रोविजन हैज़ बीन मेड सो फार, अभी तक ऐसी कोई प्रोविजन बनी नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ओनली सुप्रीम कोर्ट यानी कि केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इन रिट्स को जारी कर सकते हैं, कोई अन्य कोर्ट नहीं जारी कर सकता है। 1950 के पहले तक कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, याद रखें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन्हीं तीनों हाई कोर्ट्स के पास था रिट जारी करने का अधिकार। लेकिन अब आर्टिकल 226 के तहत सभी उच्च न्यायालय जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, आर्टिकल 226 उन सभी को यह शक्ति प्रदान करती है कि वो रिट जारी करें या फिर कर सकता है। ओके, सो इसके थोड़े बैकग्राउंड में चलते हैं कि ये रीट्स लिया कहाँ से गया। तो ये इंग्लिश लॉ से लिया गया, नहीं ब्रिटेन के लॉ से लिया गया है, जहाँ पे इसे प्रेरोगेटिव रीट्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि विशेषाधिकार रीट कहा जाता है। और ये वहाँ के राजा के द्वारा इसे निकाला जाता था इन रीट्स को, जिसे कि फाउंटेन ऑफ जस्टिस बोला जाता था, मतलब न्याय का झरना। ओके, तो आगे चल कर के इसे जो कोर्ट्स होते थे वो उनने जारी करना स्टार्ट किया। तो इसका मकसद ये था कि जो ब्रिटिशर्स होते थे उनके राइट्स और उनकी जो लिबर्टी थी, अधिकार और उनकी जो स्वतंत्रता थी, उसको कायम रखने के लिए, मतलब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिमेडी के रूप में काम करता था, यानी कि असाधारण उपचार के रूप में। अब देखते हैं हम अपने यहाँ कंटेक्स्ट में, इंडिया कंटेक्स्ट में, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा अधिकार है इन रिट्स को लेकर के। तो फर्स्ट वन, हाई कोर्ट ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि फर्स्ट केस में देखते हैं कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा अधिकार है रिट्स जारी करने का, इन कंटेक्स्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लेकर के ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य उद्देश्य से भी जारी कर सकता है, जैसे कि किसी सामान्य कानून अधिकार जो हैं उसको लेकर के, यानी कि सिविल राइट्स और लीगल राइट्स, इन सब केसेस को लेकर के भी वो कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के पास रिट संबंधी अधिकार के जो न्यायिक अधिकार हैं वो हाई कोर्ट से कम है, उच्च न्यायालय से कम है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ग्रेटर देन हाई कोर्ट। तो दूसरे केस में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो रीट जारी करने का अधिकार है, यानी कि वो थ्रू आउट जो कंट्री है, पूरे देश के अंदर वो रीट जारी करने का उसके पास अधिकार है। ओके, पूरे जो इंडिया की टेरिटरी है पूरा कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट क्या है कि वो सिर्फ वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट, अगर मद्रास हाई कोर्ट है तो मद्रास उसके रीट्स वहीं तक रहेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट है तो दिल्ली के अंदर ही उसके रीट्स चलेंगे, या फिर पटना हाई कोर्ट है तो वो सिर्फ पटना हाई कोर्ट ही चलेंगे,
उसके अंदर मतलब पटना पूरे बिहार में ही रहेगा। ओके, तो इस मामले में आपने देखा कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा अधिकार है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, लेकिन कंटेक्स्ट ऑफ सिर्फ जुरिस्डिक्शन की बात करें तो वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है। तीसरा, रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट एंड हेंस द सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन। ओके, तो इसमें क्या है कि आर्टिकल अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको मतलब इसमें अगर कोई केस आता है, रीट आता है अपने न्याय क्षेत्र को लेकर के, वो नकार नहीं सकता है, लेकिन हाई कोर्ट कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं नकार सकता है? क्योंकि फंडामेंटल राइट का गार्जियन और उसके रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। आपसे ऐसा सवाल पूछा सकता है कि मूल अधिकार के रक्षक और गारंटर किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, दूसरा है पार्लियामेंट को, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपके पास सुप्रीम कोर्ट, चौथा ऑप्शन रहेगा आपके पास हाई कोर्ट, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कांट मे नॉट रिफ्यूज इट्स जुरिस्डिक्शन। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक करके समझते हैं इसके मीनिंग्स के, जो पांच के पांचों रीट्स थे, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोविजन, सर्सरी और कोवारेंटो। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब था टू हैव द बॉडी। हैबियस कॉर्पस ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है को प्रस्तुत किया जाए। तो इसमें क्या करता है कि कोर्ट ऑर्डर देता है उस पर्सन को जिसने किसी दूसरे पर्सन को डिटेन किया है। ओके, तो इसमें न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है आदेश जिसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा हिरासत में रखा गया है, और यह ऑर्डर होता है कि उसको उनके सामने प्रस्तुत किया जाए, तब जाकर के कोर्ट कैन एग्जामाइन द काउज एंड लीगलिटी ऑफ डिटेंशन। तब न्यायालय मामले की जांच करता है, और वो अगर पाएगा कि जो हिरासत में लिया गया व्यक्ति है उसका मामला अगर इल्लीगल है, अवैध है, सॉरी इल्लीगल का मतलब यहाँ पे वो है कि अगर गलत तरीके से उसे किया गया है, डिटेन किया गया है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ओके, यानी कि इससे फ़ायदा क्या है कि इस तरह से किसी व्यक्ति को कोई ज़बरदस्ती हिरासत में नहीं रख सकता है। ओके, सो अब ये रीट, अब इससे पूछा जाता है कि कोर्ट किसके अगेंस्ट कर सकता है? तो इसमें ये बोथ पब्लिक और इंडिविजुअल्स, सॉरी पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट अथॉरिटी, जो इंडिविजुअल्स हैं यानी कि सार्वजनिक और व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ओके, अब जारी नहीं किया जाएगा, क्यों? अगर किसी को डिटेन किया गया है तो वो लीगल है तो नहीं किया जाएगा, अगर किसी कोर्ट का अवमानना किया है, डिटेन किया गया है, तो उसके खिलाफ नहीं जारी किया जाएगा। ओके, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह का पहला हैबियस कॉर्पस का पहला केस आया था केरला में, इस तरह का केस फाइल किया गया था। तो आई होप ये हैबियस कॉर्पस क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है परमादेश। परमादेश में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, परमादेश में आदेश यानी कि कमांड देना, तो इसका मतलब होता है वीक कमांड। तो इसमें क्या होता है कि एक तरह का नियंत्रण है, कंट्रोलिंग पावर है। एक कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल्स को पूछता है उसके काम के बारे में, या अगर वो काम करने से रिफ्यूज करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, वो काम करने से रिफ्यूज करता है, तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट मैंडामस रीट निकालता है। बिल्कुल आप इसको ध्यान से सुने। सुप्रीम कोर्ट किसी ऑफिशियल से उनके कार्य और उस कार्य को नकारने के कारण के बारे में उससे पूछेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इशूड बाय कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल्स आस्किंग हिम to perform his official duties that he has failed or refused to perform. Can be issued against, किसके अगेंस्ट इसको निकाला जाता है? तो चाहे वो पब्लिक बॉडी हो उसके खिलाफ निकलेगा, कॉरपोरेशन हो उसके खिलाफ निकलेगा, इन्फीरियर कोर्ट हो उसके अगेंस्ट निकलेगा, ट्रिब्यूनल हो उसके अगेंस्ट निकलेगा, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी मैंडामस रीट निकाले जा सकते हैं। ओके, किसके अगेंस्ट नहीं किया सकता है? तो इन सब के एक्सेप्ट ऑल दिस नहीं निकाला जाएगा, इन सब के अगेंस्ट निकाला जाएगा। इसके अलावा यानी राष्ट्रपति है तो उसके अलावा भी नहीं निकाले जाएंगे, निजी व्यक्ति है उसके खिलाफ नहीं निकलेगा, ऐसे विभाग जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं नहीं निकाला जाएगा। नेक्स्ट है प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब होता है टू फॉरबिड। प्रोविज़न का मतलब होता है फॉरबिड, मतलब मना करना, रोकना। तो इसमें क्या है? इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। एक हायर कोर्ट
अपने लोअर कोर्ट के खिलाफ निकालेगा या फिर ट्रिब्यूनल के खिलाफ निकालेगा। किस केस में निकालेगा? टू प्रिवेंट द एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और यूसर्पिंग अ जुरिस्डिक्शन दैट इट डज नॉट पोसेस। यानी कि वो अपने अधिकार जो उसके जो न्यायिक क्षेत्र है तो वो उच्चतर न्यायिक क्षेत्र में जाकर काम करे। यानी कि कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट वो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में घुस जाएगा तो हाई कोर्ट बोलेगा कि कायदे में रहो, अपने लिमिट को क्रॉस मत करो। ओके, तो ये निकालेगा। सो कैन बी इशूड अगेंस्ट ओनली जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। तो इस रीट को सिर्फ और सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। ओके, और ये जो रीट है ये प्रशासनिक प्राधिकरण और विधायी निकाय जो होते हैं, लीगल बॉडीज़ और जो निजी व्यक्ति होते हैं या फिर निकाय के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब इसके अलावा जो है वो उसके अलावा तो नहीं होगा ना, सिर्फ ये दो। आई होप आप समझ गए प्रोविज़न क्या होता है। तो आगे चलते हैं। सर्सियोररी। सर्सियोररी का मतलब होता है प्रमाणित होना, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। प्रमाणित होना या सूचना देना है। तो इसमें क्या होता है? इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन केस। इसमें यह है इसका मतलब कि इसे एक उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय जो या फिर अधिकरण है, ठीक है, या फिर लंबित मामलों के हस्तांतरण को सीधे या किसी पत्र जारी करके इसको निकाला जा सकता है। यानी कि किसी के पास उसके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, ओके, यहाँ पे हाई कोर्ट है, जिसके पास बहुत सारे केस पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट चिट्ठी लिखेगा, भाई तुम्हारे पास जो पेंडिंग केस है वो मेरे पास भेज दो, ओके, या फिर डायरेक्ट बोल सकता है। तो ये है प्रमाणित करना, सूचना देना, ओके। तो इसमें इसके अतिरिक्त क्या है कि न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या फिर कानून में खराबी के आधार पर ही किया जा सकता है। अगर वहाँ पे वो अगर किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन का उसने केस लिया है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का लिया है, तो इस तरह से वो मतलब उत्प्रेषण का इसका मतलब होता है ना, उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण रेट वो जारी करके वो केस को अपने पास मंगवा सकता है, वो भी हायर कोर्ट, ओके। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रतिषेध से हटकर जो केवल निवारक है वो है उत्प्रेषण। यानी कि उत्प्रेषण निवारक और सहायक दोनों तरह का काम करता है। कैसे? निवारक तो हो गया, उसका पेंडिंग केस ले लिया। दूसरी बात, उसको गाइड किया कि भाई तुम मेरे पास भेजो, तुम्हारे पास अगर कानून में गड़बड़ी है तो निवारण उसका हो जाएगा, और केस उसका सॉल्व कर दिया तो वो सहायक हो गया, ओके। पहले केस में मैंने उल्टा कह दिया था, तो आप समझ गए कि निवारक और सहायक हो गया कैसे। तो पहले ये क्या होता था, प्रीवियसली इट कुड बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो पहले ये सिर्फ और सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक जो इकाई होते थे उसके खिलाफ नहीं किया किया जाता था। लेकिन 1991 में 1991 सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दिया कि ये जो है उत्प्रेषण, ये व्यक्तियों के अधिकार को प्रभावित करने वाले जितने जो भी प्रशासनिक प्राधिकरण हैं उनके खिलाफ जारी किया जा सकता है। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अफेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके। तो आई होप ये समझ गए। नेक्स्ट एंड लास्ट है को वारंटो, यानी कि बाय अथॉरिटी और वारंट। इसका मतलब ये होता है कि वारंट के द्वारा या फिर प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसमें ये होता है कि अगर किसी ने किसी ऑफिस को होल्ड किया है तो उससे उसकी लीगलिटी क्या है इसको जानना है। इशूड बाय अ कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। यानी कि ये है कि इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में अपने दायर या फिर अपने दाव की जांच के लिए किया जा सकता है। इस तरह इसमें यह देखा जाता है कि यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है, ओके। तो इसमें है कि मतलब किसी ने इलीगल तरीके से तो किसी पोस्ट को उसने एक्वायर नहीं कर रखा है, क्लेम नहीं कर रखा है। इट प्रिवेंट्स इलीगल असर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय ये बाबा पर्सन नहीं, ऑफिस पब्लिक ऑफिस बाय पर्सन होगा, है ना,
किसी, यहाँ पे बाबा हो गया था मिस्टेक से, सॉरी। ओके, दिस कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन नॉट नेसेसरीली बाय एग्रीव्ड पर्सन। तो इस रीट को किसी भी इंटरेस्टेड व्यक्ति के द्वारा मतलब क्या ये कह सकते हैं कि वो इसके लिए फाइल कर सकता है। दिस कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन नॉट नेसेसरी बाय एग्रीव्ड पर्सन। तो इसमें और भी है एक चीज़ कि इट कैन बी ओनली इशूड अगेंस्ट इन केस ऑफ, बार ओनली, इन केस ऑफ अ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये जो रीट है ये पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जाता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो, यानी कि इसे किसी भी तरह से मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। ओके, और इसमें जो और भी 4 रीट्स हैं, मतलब अन्य 4 रीट से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा भी जारी किया जा सकता है। मतलब कि जो कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने किसी ने गलत तरीके से ऑफिस होल्ड किया तो आप जा सकते हैं। अगर कोई इससे पीड़ित है, अगर मान लो कि मैं गया कहीं और मेरे साथ उस तरह का व्यवहार हुआ और मुझे लगा और वो मेरा काम नहीं हो पा रहा है और इस तरह के कुछ केसेस आते हैं, तो मुझे लगा कि उसने गलत तरीके से ऑफिस को होल्ड कर रखा है, वो इलीगल है, तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन को वैसे लगा बिना किसी काम के, बिना उसे अगर लगता है और इंटरेस्टेड है तो वो कर सकता है, जबकि अन्य 4 रीट्स में ऐसे नहीं होते थे। ये सिर्फ को वारंटो में है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो सिंपल समझिए, को वारंटो का मतलब ये होता है कि किस तरह से आपने किसी पब्लिक ऑफिस में अपने पद को उस पर अधिग्रहण किया है और अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। सिंपल यही है। और इसको किसी भी इंटरेस्टेड व्यक्ति के द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन, यानी कि जो पीड़ित है सिर्फ उसके लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पूरा रीट अच्छे से समझ में आया हो। तो डू कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मैसेज कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटी से कुछ रिलेटेड MCQs हैं वो आएंगे, जो कुछ बचे हैं। एक पार्ट 1 इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है, 30 क्वेश्चन का वो सेट था, तो आप उसे भी जाके प्लेलिस्ट में देखें और आपने जो पढ़ा कितना समझा उसका असेसमेंट आप स्वयं करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। हैव एन ऑसम डे।